आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी की काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, उन्हीं में से एक क्लास और आज आपके सामने है। तो आज की क्लास का जो पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। आइए इसको पढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सवाल कह रहा है, एक सीधे क्षैतिज सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज से सतह पर स्थित दो क्रमागत मील के पत्थर। देखिए, क्रमागत मील के पत्थर का मतलब क्या है? क्रमागत मील के पत्थर का मतलब है एक और उसके तुरंत बाद दूसरा। क्रम का मतलब क्या होता है? जब क्रमागत कह दिया जाए तो इसका मतलब डिस्टेंस जो है वो एक है, किलोमीटर मान लीजिए या मीटर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन डिस्टेंस जो है वो यूनिट है एक। क्रमागत का मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस एक लिया जाएगा। क्रमागत मील के पत्थरों जो जहाज के विपरीत दिशा में है, अवनमन कोण अल्फा और बीटा है, तो सिद्ध कीजिए। देखिए, एक सीधी क्षैतिज सड़क है, सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज है ऊपर। तो देखिए, एक पहले सड़क बना लीजिए। ये एक सीधी क्षैतिज सड़क है, सड़क के ऊपर कोई जहाज है। यहां पर मान लिया हमने कोई जहाज है, मान लीजिए इतनी ऊंचाई पर है कोई जहाज, ये जहाज है। ठीक है, ये सड़क हो गई, ये जहाज हो गया। जहाज से सतह पर स्थित दो क्रमागत मील के पत्थर। सतह पर एक ये पत्थर यहां पर ए पर स्थित है और दूसरा पत्थर हमने मान लिया कहां पर स्थित है, बी पर स्थित है। दो क्रमागत पत्थर हैं, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, जो भी किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी मानना हो आपको। तो ए और बी दो क्रमागत पत्थर हैं, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एक मान लिया हमने, एक होगा, मानना पड़ेगा। इन पत्थरों का जहाज से जो अवनमन कोण है वो अल्फा और बीटा है, यानी इस जहाज से इन पत्थरों को जब हम देखेंगे तो जो अवनमन कोण बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा और बीटा। ये अवनमन कोण बनेगा पहला और ये अवनमन कोण बनेगा दूसरा, ये वाला। ये वाला अवनमन कोण बनेगा दूसरा। ये P पर जहाज है, P एक जहाज है। इस जहाज से जब हम इस पत्थर को देखेंगे तो जो अवनमन कोण बनेगा वो अल्फा बनेगा, और P से जब दूसरे जहाज को देखेंगे तो जो अवनमन कोण बनेगा वो बीटा बनेगा। तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा हो जाएगा, ये बीटा होगा तो ये भी बीटा हो जाएगा। आपको जहाज की ऊंचाई बतानी है, तो जहाज की ऊंचाई हम कुछ मान लेंगे। जहाज की ऊंचाई हम क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। ये वाली डिस्टेंस क्योंकि एक है, ये P है, इसको आप Q मान लीजिए। इस वाली डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। ये एक है तो ये एक माइनस एक्स हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। तो आपको ऊंचाई निकालनी है। देखिए कितना आसान सवाल। लिखेंगे माना जहाज की ऊंचाई h है तथा AQ बराबर x मान लिया। AQ बराबर x, इसलिए BQ बराबर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। लिखेंगे क्योंकि AB बराबर कितना है, 1। समकोण त्रिभुज ले लीजिए बारी बारी से दोनों। समकोण त्रिभुज PQA में समकोण त्रिभुज PQA में PQA जब लेंगे, जब PQA लेंगे तो tan अल्फा लेंगे। tan अल्फा के लिए आपका PQ लंब हो जाएगा और AQ आधार हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी PQ अपॉन AQ। tan अल्फा इक्वल टू PQ अपॉन AQ यानी लंब बटे आधार।
तो यहां से क्या हो जाएगा, हम ए क्यू की वैल्यू निकाल लें। ए क्यू कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन टेन अल्फा। ए क्यू आपने माना है एक्स को, और पी क्यू आपका है एच, और ये है अपॉन में आपका टेन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। उस तरफ वाला समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में टेन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू बटे बी क्यू। ठीक है, यहां से बी क्यू इक्वल टू लिख लीजिए, बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू अपॉन टेन बीटा। बी क्यू की वैल्यू है 1 माइनस एक्स, और पी क्यू है आपका एच अपॉन टेन बीटा। 1 को उधर, एक्स को उधर भेज दिए तो एक्स प्लस में चला जाएगा, साथ में एच अपॉन टेन बीटा आपका लिखा रहेगा। एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या है, एक्स की वैल्यू समीकरण 1 से एच अपॉन टेन अल्फा प्लस एच अपॉन टेन बीटा आपका बना रहा। एच कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन टेन अल्फा प्लस 1 अपॉन टेन बीटा। एच कॉमन ले लीजिए, टेन अल्फा इंटू ये ऊपर आपका हो जाएगा टेन बीटा प्लस हो जाएगा टेन अल्फा अपॉन टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ये अल्फा है, टेन अल्फा, ये एच को रोक कर बाकी सब दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो एच रुका, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा ऊपर हो जाएगा और ये नीचे चला जाएगा। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक, ये भी ठीक क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल कह रहा है, एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक यानी कोटि पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर होगी। सेम क्वेश्चन आप ऐसा कर चुके हैं, लेकिन चलिए आया है तो फिर करवा दिया जाए एक बार, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। देखिए, एक मीनार है, अरे एक मीनार है, कहा गया मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। मीनार के आधार से 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं। ये आपकी ए बी मीनार हो गई। मीनार से 9 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, मीनार से 16 मीटर दूरी पर एक बिंदु है, जिनके नाम क्रमशः सी और डी रख दिए गए। सी और डी रख दिए गए, कुछ भी रख दिए। ये सी आपका हो गया और ये आपका डी हो गया। इन दोनों बिंदुओं पर मीनार के शिखर का जो कोण है वो एक दूसरे के कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। एक थीटा मान लीजिए तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। कोई भी मान लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ऊंचाई जो है वो कोण से, ऊंचाई का कोण से कोई लेना देना है नहीं। तो अगर इसको आप थीटा मान रहे हैं तो इसको आप 90 माइनस थीटा मान लीजिए, या इसको थीटा मान रहे हैं तो इसको 90 माइनस थीटा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। करना क्या है, आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। मीनार की ऊंचाई अगर बतानी है तो मीनार की ऊंचाई बताने के लिए आप इसको मान लीजिए कुछ, ये मीनार की ऊंचाई है आपकी h आपको निकालनी है। मीनार की ऊंचाई h निकालनी है। मीनार की ऊंचाई h निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
दोनों समकोण त्रिभुज ले लीजिए बारी बारी से। माना मीनार की ऊंचाई h है, इसलिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC क्या कहता है, ABC tan थीटा इक्वल टू h/9, AB/BC, यानी tan थीटा इक्वल टू h/9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ABD में। ABD क्या कहता है, ABD में tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB लंब हो जाएगा और BD आधार हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू AB लंब हो जाएगा और BD आधार हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा जो हो जाएगा ये हो जाएगा cot थीटा, और AB का मतलब है h और BD का मतलब है 16। cot थीटा को आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा और इज इक्वल टू h/16। समीकरण 1 से tan थीटा की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से 1/tan थीटा की जगह पर h/9 इज इक्वल टू कितना है, h/16। 9 ऊपर चला जाएगा, h नीचे रह जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 9/h बराबर h/16, यानी h स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 × 16, यानी h बराबर हो जाएगा √9 × 16, यानी h बराबर हो जाएगा 3 × 4, यानी h बराबर हो जाएगा 12 मीटर। ये आपको मीनार की ऊंचाई मिल गई। ठीक, लगा लीजिए इस सवाल को भी, इसको नोट करिए और हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। क्या कहता है अगला सवाल? अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे बादलों का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा बादलों की परछाई का उसी बिंदु पर अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो बादलों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन ये भी आप लगा चुके हैं, बस यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है तो आपको आंसर निकालना है। वहां पर आपको अल्फा बीटा में एंगल दिया था, ऊंचाई h में दे रखी थी, तो आपको कुछ प्रूव करना था। सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें जो h और थीटा में वैल्यूज दे रखी थी उनकी जगह पर अगर आप ये वैल्यूज रिप्लेस कर दीजिए तो उसी वही वहां पे जो हमने प्रूव किया था किसी क्वेश्चन में, उस प्रूफ में अगर वैल्यूज रख दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आया है क्योंकि स्लाइड में दोबारा, तो इसको लगा लिया जाए जरा, उस सवाल का भी आपका रिवीजन हो जाएगा और वो सवाल भी रिवाइज हो जाएगा, एक और नया सवाल लग जाएगा। चलिए देखिए क्या था, फिर से मैं फिगर वैसे ही आपको बना के बता रहा हूं। थोड़ा सा कहा गया था एक झील है और झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे बादलों का, 60 मीटर ऊंचे बादलों का है या 60 मीटर ऊंचाई पर से बादलों को देखने पर बादलों की ऊंचाई निकालनी है, तो 60 मीटर ऊंचे बादल ये गलत लैंग्वेज है। बादलों की, बादल कितने ऊंचे हैं, कितनी ऊंचाई पर है तो हमको निकालना ही है। 60 मीटर ऊंचाई पर से बादलों का उन्नयन कोण ये होगा 60 मीटर ऊंचाई से बादलों का उन्नयन कोण ऐसे। तो देखिए ऐसे एक झील है आपकी कोई, ये ऐसे आपकी कोई झील है, झील की सतह से 60 मीटर ऊंचाई पर हम चले गए, रफ फिगर एक बना रहा हूं मैं, झील की सतह से हम 60 मीटर ऊंचाई पर चले गए, यहां आ गए, यहां कहीं बादल हैं, यहां कहीं बादल हैं, यहां से हमने जब बादलों को देखा तो जो उन्नयन कोण बना वो 30 डिग्री बना।
ये आपका उन्नयन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री बना। ये बादल हैं, ये झील की सतह है, सतह से 60 मीटर ऊंचाई पर हम गए बादलों को देखने के लिए। 60 मीटर ऊंचाई से जब हमने बादलों को देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री बना। ठीक, ये झील की सतह है। उसके बाद कहा गया बादलों की परछाई। अब बादल, झील की सतह ये है, यानी यहां से यहां तक की ये बादल की ऊंचाई आपकी हो गई टोटल h। बादलों की परछाई भी इतनी ही अंदर कहीं बनेगी यहाँ, तो यहीं से कहा गया बादलों की परछाई को उसी बिंदु से जब देखा गया, इसी बिंदु से जब बादल की परछाई को देखेंगे तो अवनमन कोण 60 बनेगा। तो यहां से जब इसको देखेंगे ऐसे तो अवनमन कोण जो बन रहा है वो 60 बन रहा है। तो आपको बादलों की ऊंचाई यानी कि ये h निकालना है, ये निकालना है। तो वही जो आपने किया था पहले, ये h आपका है तो ये भी आपका h होगा। ठीक, क्योंकि ये सतह है झील की, ये भी h होगा, ये h है, ये भी h होगा, ये 60 है, ये भी 60 होगा। अब जो समकोण त्रिभुज हमारे पास है उनको हम यूज कर लेंगे, जो लाना होगा वो आ जाएगा। तो इसी फिगर को उधर फेयर कर लीजिए जरा, आइए देखते हैं। फेयर क्या करना है, ऐसे ही बनाना है, फेयर करने को विशेष तकनीक नहीं करनी है। देखिए ये इतनी ऊंचाई पर बादल है और ये है बादलों की परछाई। और ये है आपका झील का तल। ठीक, झील के तल से 60 मीटर ऊंचाई पर हम चले गए, 60 मीटर ऊंचाई पर चले गए। यहां पर जो भी बिंदु मिला इससे हमने बादलों को देखा। जब बादलों को देखा तो एक क्षैतिज लाइन खींच लीजिए। बादलों को जब देखा तो हमारा एंगल बन गया 30 डिग्री का। यहीं से हमने बादलों की परछाई को देखा। जब परछाई को देखा तो एंगल बन गया हमारा 60 डिग्री का। तो हमको बादलों की ऊंचाई बतानी है। ऊंचाई का मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है। ये है आपकी पूरी झील, इसीलिए झील के अंदर आपकी आपके बादलों की परछाई बनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको 60 मीटर दे रखा है। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक, निकालना आपको क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई आपको निकालनी है तो आप मान लीजिए ऊंचाई कितनी है। बादलों की ऊंचाई आप मान लीजिए ये h है। बादलों की ऊंचाई जो है वो आप ये यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई होगी, इसको आप मान लीजिए h है। अगर बादलों की ऊंचाई h है तो परछाई भी h होगी, तो यानी ये डिस्टेंस भी आपका h होगा। ठीक है, जब आप समकोण त्रिभुज यूज करेंगे तो उसमें अच्छा इसमें नाम रख लीजिए। पहले नाम रख लीजिए, ब्लैक ही है ये, नाम रख लेंगे हम, ब्लू से नाम रख लीजिए। नाम रख लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। ठीक है, और कुछ आपको मानना पड़ेगा? और कुछ नहीं मानना पड़ेगा। ए बी सी डी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, सारी चीजें हो गई। सॉरी।
तो बादलों की ऊंचाई h निकालनी है, तो बादलों की ऊंचाई h के लिए जो भी ट्रायंगल्स आपको राइट एंगल ट्रायंगल जो भी आपको मिल रहे हैं वो आप यूज कर लीजिए, देखिए आपका सवाल लग जाएगा। ये हैं आपके यहाँ बादल। चलिए आइए, माना बादलों की ऊंचाई h है। समकोण त्रिभुज बारी बारी से लेंगे हम। सबसे पहले लेंगे CDE, समकोण त्रिभुज CDE में CDE में क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू tan 30 इक्वल टू ED अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू 1/√3। ED क्या हो जाएगा, देखिए ED तो हमको मालूम नहीं, ED को हम लिख सकते हैं EB माइनस BD अपॉन CD लिखा रहने दीजिए। CD इधर ले आइए, ये √3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। EB का मतलब कितना है, EB का मतलब है h और BD का मतलब है 60, यानी ये हो जाएगा h माइनस 60 इंटू h, इक्वेशन नंबर 1। ये CD की वैल्यू आ गई, CD की वैल्यू आ गई। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज आप लिए CDF। CDF क्या कहता है, tan 60 ले लीजिए। tan 60 लेंगे, 60 के सामने वाली भुजा आधार लंब हो जाएगी, लंब का मतलब DF हो जाएगा अपॉन CD। CD को ये tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3। DF कितना है, DF जो है आपका वो 60 प्लस h, या ऐसे लिख लीजिए, DF को लिख लीजिए DB प्लस BF अपॉन CD बना रहेगा। CD इधर ले आइए, ये आपका हो जाएगा DB का मतलब हो जाएगा 60 और BF का मतलब हो जाएगा h अपॉन में हो जाएगा √3, या √3 अपॉन में ना लाइए, ऐसे ही रहने दीजिए। ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू CD बराबर DF का मतलब 60 और प्लस ये h। CD की वैल्यू समीकरण 1 से रख दीजिए, √3 इंटू √3 और ब्रैकेट में h माइनस 60 बराबर h प्लस 60। ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 3h माइनस 180, 3h माइनस 6×3 = 18 बराबर h प्लस 60। h इधर आ जाएगा 2h हो जाएगा, 180 उधर जाएगा तो 240 हो जाएगा। h बराबर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे 180 और 60 240। h बराबर कितना हो जाएगा 120 मीटर, यानी बादलों की ऊंचाई जो है वो कितनी है 120 मीटर। इस सवाल को लिख लीजिए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका था, ऐसा ही क्वेश्चन आप प्रूव कर चुके हैं, बस उसमें अल्फा बीटा और h में वैल्यूज दे रखी थी, यहाँ पर आपको एंगल और डिस्टेंस जो है वो दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू में। कोई सवाल में फर्क नहीं, लेकिन आपका रिवीजन हो गया, बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपने वो वाला सवाल भी लगाया था। तो नोट करिए, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
जमीन को छूते हुए लगता है तथा इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ पेड़ के पात तथा बिंदु के बीच की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद कीजिए। ऐसा भी सवाल आप सेम टू सेम क्वेश्चन लगा चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे लगाया जाए। एक पेड़ है और उस पेड़ का कुछ ऊपर का आधा भाग मतलब कुछ भाग टूटकर नीचे गिरा और नीचे गिरकर वो जमीन पर लगा, और जब जमीन पर लगा तो जमीन के साथ उसका जो कोण है वो 30 डिग्री का बना। जहां पर वो जमीन को लगा है और पेड़ की जो जड़ है उन दोनों के बीच की दूरी 8 मीटर आपको दे रखी है, तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, इसलिए ज्यादा कुछ समझाने जैसा है नहीं। क्या करना है इसमें, एक पेड़ मान लीजिए, ये एक पेड़ है, ये जमीन है। मान लीजिए पेड़ यहां से टूट गया, ठीक। अगर पेड़ यहां से टूटा अगर पेड़ यहां से टूटा तो जो डैश डैश वाला क्षेत्र है ये टूटकर इधर आएगा, झुकेगा, यहां लग जाएगा। जब ये यहां लग जाएगा तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ये वाला हिस्सा टूटकर यहां आ जाएगा, यहां आएगा, जब जमीन से लगेगा तो जमीन से लगने पर सवाल कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और 30 डिग्री का एंगल जिस बिंदु पर मिलाता है वो बिंदु और पेड़ के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है वो भी आपको दे रखा है 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया गया है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो पेड़ की ऊंचाई आप मान लीजिए, कुछ नाम रख लीजिए। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। पेड़ की ऊंचाई यानी कि बीडी आपको निकालना है। बीडी अगर आपको निकालना है तो आप बीडी मान लीजिए, अरे बीडी आप मान लीजिए, ये ऊंचाई आपको निकालनी है, ठीक। तो ये ऊंचाई निकालने के लिए आप इसको मत मानिए, कुछ मत मानिए। पेड़ की ऊंचाई निकालनी है यानी बीडी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए क्या करेंगे। बीडी निकालने के लिए आपको बीसी चाहिए और सीडी चाहिए, यही तो बात है। बीडी निकालने के लिए बीसी चाहिए, सीडी चाहिए। बीसी आप ये वाला ट्रायंगल यूज करेंगे, इस ट्रायंगल में आपको आधार पता है, लंब निकालना है, tan थीटा लेंगे, आपको लंब मिल जाएगा, बीसी मिल जाएगा। फिर सीडी चाहिए, सीडी तो ट्रायंगल के बाहर है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको ऐसे निकालेंगे कि सीडी जो पेड़ का हिस्सा टूटा है वो टूट कर इधर आया है, तो जो सीडी है वही एसी है, मतलब सीडी ही टूट कर आया है जब एसी बना है, तो हम AC निकाल लेंगे, जो AC आएगा वही CD होगा। AC कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज लेंगे, यानी 2 बार समकोण त्रिभुज लेंगे। ये 30 डिग्री का एंगल 2 बार यूज करेंगे, एक बार BC निकालने के लिए 30 डिग्री के एंगल को यूज करेंगे, एक बार AC निकालने के लिए यूज करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे। समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 ले लीजिए। tan 30 कहता है क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB। tan 30 का मतलब होगा 1/√3। BC का मतलब निकालना ही है हमको, और AB का मतलब 8, यानी BC बराबर हो जाएगा 8/√3। इसको हम थोड़ा ठीक कर लेंगे, BC इक्वल टू 8√3/3 हो जाएगा। √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे वो 8√3 हो जाएगा, जो डिवाइड करेंगे √3 मिलके 3 हो जाएगा। ये BC की वैल्यू आ गई। फिर से वही समकोण त्रिभुज ले लीजिए। पुनः समकोण त्रिभुज
ABC में। cos थीटा ले लीजिए, क्योंकि आपको कर्ण निकालना है, आधार आपको मालूम है पहले से। cos थीटा क्या, cos 30। cos 30 बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी AB/AC। cos 30 का मतलब √3/2। AB का मतलब है 8 और AC का मतलब निकालना है। AC इधर आ गया, ये हो जाएगा 16/√3, यानी इसको लिख सकते हैं 16√3/3। AC की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे क्योंकि पेड़ BD का CD भाग टूटकर भूमि से लगा है, जो कि AC है। इसका मतलब CD जो है वो AC के बराबर, CD AC दोनों सेम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, CD बराबर कितना हो जाएगा, AC की वैल्यू है 16√3/3। समीकरण 2। हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, तो लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई BD। पेड़ पूरा क्या है, BD, और BD किसके बराबर है, BC प्लस CD के। BC है 8√3/3, ये रहा, और प्लस CD है 16√3/3। जुड़ जाएंगे 16 8 24, √3/3 कट जाएगा, 3 8 24, 8√3 मीटर। √3 की वैल्यू भी आप रख सकते हैं, तो इस तरीके से पेड़ की एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका सवाल हो गया। ये सवाल भी आप लगा चुके थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड का मतलब ये है कि डिजिट में ये उसमें कुछ और थी, इसमें कुछ और है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहा गया एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक मीनार बना लीजिए सबसे पहले, ये मीनार बना ली, और ये एक सीधा राजमार्ग है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद बिंदु यानी फुट पॉइंट तक जाता है। मीनार का नाम रख लीजिए AB, इसका नाम रख लीजिए P। कहा गया मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार के शिखर पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये P पर स्थित एक कार को देखता है। इसने कार को देखा, अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री का है। तो अवनमन कोण है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, डैश डैश बना लीजिए, यानी एंगल आपका ऊपर से बनेगा। 30 डिग्री के एंगल पर इसने देखा, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। फिर कहा गया जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है नहीं, चलती है कार। यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहां पर एक कार है, ये आदमी इस कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, और एक कार जो है मीनार के पाद की तरफ एक समान चाल से चलती चली जा रही है। कहा गया 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। जब कार लगातार मीनार की तरफ बढ़ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ समय के बाद जब कार को देखा जाएगा तो कार यहां कहीं पहुंच चुकी होगी उस टाइम। तो मान लीजिए पहले कार P पर थी, जब A से किसी व्यक्ति ने कार को देखा तब कार P पर थी, तो 30 डिग्री का एंगल बना। 6 सेकंड के पश्चात, यानी वो 6 सेकंड के पश्चात हमने मान लिया Q पर पहुंच गई। जब Q पर पहुंची, तब जब अब वो व्यक्ति देखेगा तो अब उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ऐसा सवाल कह रहा है। अब अवनमन कोण कितना हो गया, 60, यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। इस बिंदु से यानी किस बिंदु से, Q से, बिंदु Q से B तक यानी मीनार के पाद तक जाने में टाइम कितना लिया जाएगा। यहां QB में टाइम आपसे पूछा जा रहा है।
यहां वाला टाइम आपसे पूछा जा रहा है कि Q से B तक जाने में टोटल कितना टाइम कार को लगेगा, ये सवाल है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इस डिस्टेंस को कुछ मान लीजिए, ये डिस्टेंस आप मान लीजिए x है। इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए कितना है x, और इस डिस्टेंस को आप मान लीजिए y। ठीक है, ए बी को ए बी रहने दीजिए, बार बार मानने की कुछ जरूरत है नहीं। अब आइए सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। कोई बढ़िया सा कलर ले लीजिए। सवाल को एक बार फिर अगर समझना चाहिए समझ लीजिए। एक मीनार ए बी खड़ी है, एक मीनार है। मीनार के आधार से एक राजमार्ग जा रहा है। राजमार्ग पर कहीं पर कोई एक कार स्थित है बिंदु P पर। मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है। शिखर से जब वो उस कार को देखता है तो कार का अवनमन कोण जो उसकी आंख पर बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, इसलिए ये वाला एंगल 30 हो गया, ऊपर वाला 30। फिर कार जो है वो मीनार की तरफ लगातार चलती चली आ रही है। सवाल में कहा गया 6 सेकंड तक जब कार चलती है, 6 सेकंड के बाद जब उसी बिंदु से वो व्यक्ति देखता है कार को तो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो 6 सेकंड बाद हमने मान लिया कार Q पर आ गई। Q को जब उसने Q पर स्थित जब कार को उसने देखा तो उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो ये अवनमन यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 हुआ, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 60 बन गया यहाँ। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, Q से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। टाइम निकालना है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप Q से B तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। Q से B तक का जब डिस्टेंस हमारे पास होगा, दूरी होगी, और हमको कार की चाल पता होगी, तो हम दूरी को चाल से भाग कर देंगे तो हमको समय मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले कार एक समान चाल से चल रही, तो सबसे पहले हम कार की चाल ही मान लें। माना कार की चाल v, कोई दूरी तो देने लिखी तो हम कुछ भी मान सकते हैं। v यूनिट पर सेकेंड है, v है यही मान लीजिए बस। मान लिया हमने कार की चाल कितनी है v। अच्छा, अगर कार की चाल v है और देखिए कहा गया है कि P से Q तक जाने में उसने 6 सेकंड का समय लिया, तो P से Q तक जाने में अगर 6 सेकंड का समय लिया है और P से Q तक जाने में उसने चाल V का इस्तेमाल किया है, तो P से Q तक की दूरी हम निकाल सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि P से Q तक जाने में कार को लगा समय बराबर 6 सेकंड है, इसलिए दूरी PQ बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। PQ को हमने x माना है, चाल इसकी है v और समय है, तो ये x बराबर 6v हो गया। ये एक समीकरण नंबर 1 हो गया। x जहां पर आएगा वहां पर हम 6v यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आइए समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में पहले लिख लीजिए। ए बी क्यू क्या कहता है, tan 60 ए बी अपॉन बी क्यू। tan 60 की वैल्यू √3, ए बी हमको मालूम नहीं, बी क्यू हमको पता है y, यानी ए बी बराबर आ गया आपका √3y। ए बी बराबर कितना आ गया, √3y। ठीक है, देखिए ए बी बराबर
इसको समीकरण नंबर 2 बना के छोड़ दीजिए। दूसरा समकोण त्रिभुज ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी पी में tan 30 ले लीजिए। ए बी अपॉन बी पी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू √3y और बीपी की वैल्यू x प्लस वाई। इसको इधर ले आइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई होगा 3y, यानी यहां से हो जाएगा वो ये उधर चला जाएगा 2y बराबर x हो जाएगा। x की वैल्यू है 6v, 6v क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो y बराबर कितना आ गया 3v। y क्या है, q से b तक की दूरी ही तो है भाई, q से b तक की दूरी है y और y की वैल्यू आ गई 3v। ठीक, अब क्योंकि q से b तक की दूरी हमको पता चल गई, कार की चाल हमको पहले से मालूम है v है, तो हम q से b तक जाने में लगा समय बता सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे Q से B तक जाने में कार को लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। Q से B तक की दूरी क्या हो जाएगी, BQ या QB, जिसको आपने y कहा है, और चाल कितनी है v। y की वैल्यू आपने निकाली है 3v अपॉन में v, यानी ये कितना आ गया 3 सेकेंड, यानी इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड का समय लगेगा। ठीक, आ गया होगा समझ में, बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। तो इस सवाल को भी लगा लीजिए और देख लीजिए टाइम क्या हो गया है। चलिए ठीक है, इस सवाल को लगाइए आप, और इसी सवाल के साथ देखते हैं अगला सवाल, देख लीजिए क्या है तो आसान सवाल। 80 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर बराबर लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं, उनके बीच के एक बिंदु से दोनों खंभों के शीर्ष बिंदुओं से उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, खंभे की ऊंचाई और उनके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आसान है क्वेश्चन, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है, तो अब इस वाले सवाल को अगले क्लास में लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और बस आज की क्लास को यहीं पर रोका जाता है। आज की क्लास को आज जितने सवाल बचे हैं उनको अब अगली क्लास में लगवाया जाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने दोस्तों को क्लासेस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।